Hello, my dear Jeevas. Today we are going to start the third chapter of Class 8 SST book, which is termed as the Rural Life and Society, where we learn about various topics related to this chapter, such as the company becomes diwan. Here, यहाँ पे जो कंपनी है, ये यहाँ पे जो ये कंपनी वर्ड आप हर जगह पढ़ने वाले हैं, कंपनी कंपनी, ये कंपनी और कुछ नहीं है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, हम उसी के बारे में इस बार पढ़ेंगे। तो ये कंपनी दीवान कैसे बनी, हाउ डिड द कंपनी गेट्स इट्स रेवेन्यू, मतलब इस कंपनी का अपना रेवेन्यू कहाँ से लाती थी। दे नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसे ऐसे इतने सारे टॉपिक्स है जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक था द कंपनी बिकम्स दीवान। कंपनी मतलब मैंने बता दिया है, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए ठीक है। The Mughal Emperor Shah Alam in 1765 was appointed as the British East India Company and the Diwan of Bengal। अच्छा देखिए, जो शाह आलम थे मुगल एम्पायर 1765 में, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का, वेस्ट बंगाल जो हम अभी जानते हैं उसमें इसको बंगाल कहा जाता होगा, उसका दीवान उस समय इन्हें बनाया गया। ये नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, ये जो पर्सन है, ये पर्सन रॉबर्ट क्लिव है। ये जो है ये शाह आलम है, इनको दीवानी एक्सेप्ट करवा रहे हैं, इनको दे रहे हैं। ठीक है, उसी का एक फोटो दिया हुआ है, आप देख लो, वैसे कुछ खास है नहीं। दीवानी मेड द कंपनी द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी वेयर इट रूल्ड। अब दीवानी देने से मतलब दीवानी समझ लो और कुछ नहीं है, एक आपको स्टैब्लिश करवा देना, एक टेरिटरी स्टैब्लिश करवा देना। मतलब समझ लो कि यहाँ पे बंगाल के दीवान जो बने शाह आलम, ये वहाँ के राजा जरूर होंगे, दीवान जरूर होंगे, लेकिन जो भी इनकी चीफ मतलब जो भी इनका फाइनेंशियल कंडीशंस में जितना भी टैक्स रेवेन्यू आएगा, उसमें से ज्यादा शेयर मुझे तो लगता है कि मोस्टली शेयर यही लेंगे रॉबर्ट क्लिव या हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो लिखा भी हुआ है कि दीवानी क्या होता था, दीवानी के कारण कंपनी, आखिर दीवानी क्यों देती थी कंपनी, उससे क्या होता था कि दीवानी मेड दी कंपनी द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जहां भी मतलब जिसको भी दीवानी दिया उस टेरिटरी की जो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर होती थी वो खुद कंपनी ही होती थी। ठीक है, वहां के सारे राइट्स इनके पास नहीं होते थे, जिनको जो भी वहां के दीवान है। ठीक है, इट इवन हैड टू एडमिनिस्टर द लैंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। यहाँ तक कि उनको ये भी अधिकार था कि वो अपने हिसाब से लैंड की रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज कर सकते थे, कि कभी वो टैक्स बढ़ा सकते थे, कभी घटा सकते थे, कभी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते थे, कि उनका जो डे टू डे ग्रोइंग एक्सपेंसेस था कंपनी का वो चल सके। ठीक है, एज द ट्रेडर कंपनी हैड टू इंश्योर द प्रोडक्ट्स इट नीडेड टू बाय एंड सेल। अब कंपनी है भाई, अब जो भी कंपनी है कम से कम ये तो इंश्योर जरूर करेंगे, ये तो चाहेंगे ही कि उनके जो प्रोडक्ट्स हो ज्यादा से ज्यादा बिके। So they had to reorganize the revenue resources and clarify the rights of the people living there and produce the crops which the company required। इसलिए ये जरूरी था कंपनी को लोगों को बताना और क्लैरिफाई करना कि क्या क्या वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी को चाहिए। ठीक है, हाउ डिड द कंपनी, अब हमारा सेकंड टॉपिक है कंपनी को रेवेन्यू कैसे मिलता था। ठीक है, द कंपनी रिक्वायर्ड लार्ज रेवेन्यू इनकम बट डिडंट सेट अप रेगुलर सिस्टम एंड असेसमेंट फॉर द कलेक्शन। अब इतनी बड़ी कंपनी थी, पूरे भारत पे इसका राज था, तो इनको चाहिए तो था इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू, लेकिन होता मतलब था उस टाइम में क्या था ना कि कोई रेगुलर सिस्टम इन्होंने बेस नहीं कर रखा था कि हाँ यहाँ से इतना रेवेन्यू आएगा, यहाँ से उतना रेवेन्यू आएगा, ऐसा कुछ रेगुलर सिस्टम नहीं था इनके पास। एफर्ट्स वे मेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज पॉसिबल। मेहनत तो पूरा ये लोग करते थे कि जितना भी रेवेन्यू हो सके, जितना बढ़ा सके, जितना हमें मिल जाए उतना ये रेवेन्यू कलेक्ट कर ले। जैसे और क्यों इतना रेवेन्यू क्यों चाहिए था इन्हें, मेनली इन्हें इतना रेवेन्यू चाहिए था, ये जो फाइन कॉटन होता था, अच्छी क्वालिटी का कॉटन खरीदने के लिए, और भी कब, एट द चीपर रेट्स, एकदम सस्ते दर पर। द वैल्यू ऑफ द गुड्स बॉट बाय द कंपनी डबल्ड इन 5 years। इस कारण से क्या हुआ कि जो अच्छी कॉटन ये लेते थे और अच्छे सिल्क क्लॉथ ये मैन्युफैक्चर करते थे, इनकी जो मार्केट था, इनका जो मार्केट था वो 5 सालों में ही डबल हो गया, डबल्ड इन 5 years। द कंपनी नो लॉन्गर नीडेड गोल्ड एंड सिल्वर। अब इस कंपनी को कोई गोल्ड या सिल्वर की जरूरत थी नहीं, अब ये अपना जो भी गुड्स या एक्सपोर्ट था ये खुद ही फाइनेंस कर सकते थे। ग्रेजुअली हाउएवर अ स्लाइड टुक प्लेस इन द इकोनॉमी ऑफ बंगाल लीडिंग टू अ डीप फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब अचानक क्या हुआ कि थोड़ा सा मतलब ये लोग डगमगा गया, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ बंगाल में एक डीप मतलब बंगाल में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया।
क्यों हुआ भाई क्राइसिस, थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। Artisans started leaving their villages after being forced to sell their goods to the company at low price। जो आर्टिस्ट हुआ करते थे ये क्या करने लगे कि अपने गांव छोड़कर जाने लगे। क्यों? क्योंकि इनको फोर्स किया जाता था कि जो भी इन्होंने सामान बनाया है, गुड्स बनाया है, वो बहुत कम दामों पर कंपनी को बेच दिया जाए। तो ये तो अच्छी बात नहीं थी, तो इसलिए आर्टिस्ट क्या थे, इससे नाराज हो गए, अपना गांव छोड़ के जा रहे थे। सिमिलरली पीजेंट्स का भी यही हाल था। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द हाई रेवेन्यू आस्क्ड बाय द कंपनी। अब जो कंपनी, मैंने बताया ना कि टेरिटरी पे इन्हीं का पूरा रूल था कि अपने हिसाब से रेवेन्यू हाई लो कर सकते थे। तो पीजेंट्स भी इतना अनेबल हो गए थे, इतना उनके पास इतनी मतलब ताकत ही नहीं थी कि वो इतना हाई रेवेन्यू पे कर सके। जिसकी कमाई ही 10 रुपए हुआ, 20 रुपए आप उस पर टैक्स ले लो तो कहाँ से देगा। बोथ एग्रीकल्चर एंड आर्टिसंस वर्कड शो साइंस ऑफ डिक्लाइन। अब इस कारण से एग्रीकल्चर का काम जो पीजेंट्स करते थे और आर्टिसंस मतलब कलाकारी का काम जो आर्टिस्ट करते थे, दोनों काम में इनका समझ लो लॉस होना स्टार्ट हो गया। इन 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal। अब देखो 1770 में एक ऐसी महामारी आई बंगाल में जिसने 10 मिलियन लोग को मार डाला। इट वाइप्ड आउट लगभग 1/3। ओ देखो लगभग 1/3 बंगाल पॉपुलेशन आपका इस फेमाइन, इस महामारी के कारण खत्म हो गया। अब द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की नीड क्यों थी? इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। देखो अभी मैंने कहा था कोई रेगुलर सेटलमेंट तो था नहीं, कोई रेगुलर बेस था नहीं, बस कोशिश करते थे जितना हाई रेवेन्यू ले ले। लेकिन अब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, ये शायद यहाँ के नए वायसराय होंगे, इन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट ला दिया कि अब इसके द्वारा क्या था कि जो राजा थे या तलुकदार थे, दोनों को रिकॉग्नाइज कर दिया गया एक जमींदार के रूप में। और इनका काम क्या था? इनका काम था कि जो भी पीजेंट्स हैं उनसे जो उनका रेंट हो या टैक्स हो उसको कलेक्ट करना। इसके बदले में दे वर सपोज टू पे द रेवेन्यू टू द कंपनी। और जो भी रेवेन्यू आ रहा हो उसका सोच लो कुछ तो शेयर होता ही होगा जो कंपनी लिया करती थी। द पेड अमाउंट वाज परमानेंटली फिक्स्ड। जो भी ये अमाउंट देते थे जमींदार या तलुकदार जो भी आप कह लो, वो फिक्स था, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं था। It solved the double purpose of the company as they got revenue and it was for zamindars to invest and improve the land। अब देखो अब तो कंपनी का पूरा टेंशन ही खत्म हो गया। पहले कंपनी चाह रही थी कि अब मुझे कैसा क्रॉप उगाना है, नहीं उगाना है, अब उनका टेंशन खत्म। अब इससे उनका दो पर्पस खत्म हो गया। पहला, उसको तो एक तो रेवेन्यू भी आने लगा। अभी क्या था कि जो फेमाइन आया या जो भी पीजेंट्स आर्टिसंस थे काम करना उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन अब क्या था, अब उनका रेवेन्यू भी आ रहा था। यहाँ पे ये पॉइंट देख लो, यहाँ रेवेन्यू भी आ रहा है अब। और ये पूरा जिम्मेदारी अब जमींदार पे आ गया कि अब कितना इन्वेस्ट करना है और कैसे लैंड को इम्प्रूव करना है, ज्यादा क्रॉप हो गया। The revenue demand of the company did not increase, but the production of the land draws benefiting the जमींदार। देखो रेवेन्यू डिमांड तो कंपनी, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा है ना, the paid amount was permanently fixed। इसके कारण क्या हुआ, कंपनी का तो कोई रेवेन्यू में ऊपर नीचे तो कुछ डिमांड था नहीं, वो तो कंपनी का डिमांड तो इंक्रीज हुआ नहीं, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो जमींदार तो बहुत बढ़ गया, क्योंकि अब तो जमींदार ही पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अब कितना आप कैसे लैंड इंप्रूव करना है, कितना टैक्स रखना है। मतलब समझ लो कि आपको एक मालिक बना दे और आपके ऊपर एक मालिक हो जो आपसे मात्र 10 रुपए ले, और ये नहीं देख रहा है कि आप टोटल कितना कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, बस आप मुझे 10 रुपए दे दो। तो वो मालिक को तो हर साल हर महीने 10 रुपए देने हैं, लेकिन जो आप हो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो तो कोई नहीं देख रहा है। इस कारण जमींदार को बहुत बेनिफिट होने लगा। अब क्या हुआ, द परमानेंट सेटलमेंट सूड लेड टू द प्रॉब्लम। अब इसके कारण क्या हुआ, कंपनी को इसके कारण बहुत प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी जी, देखो द रेवेन्यू फिक्स अर्लियर वाज सो हाई दैट द जमींदार्स कुड नॉट पे इट। पहले क्या रेवेन्यू जो था फिक्स वो बहुत ज्यादा था कि जमींदार उसको पे नहीं कर पाते थे। सिंस द लैंड वाज हेडेड दे डिडंट इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द लैंड। उसके कारण ये जो लैंड की कंडीशन थी वो भी इंप्रूव नहीं हो पा रही थी। By the beginning of the 19th century, the prices in the market rose। अब 19th century के स्टार्टिंग में ही मार्केट के प्राइस बहुत ज्यादा ऊंचे हो गए, बहुत ऊपर चले गए। Leading to the expansion of cultivation। इसके कारण क्या हुआ कि कल्टीवेशन का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, बहुत हद तक फैल गया कल्टीवेशन। It led to the increase of the income of जमींदार। इसी कारण देखो, इसी कारण क्या हुआ, जब कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने तो सेटलमेंट को परमानेंट कर दिया था कि पैसा तो ऊपर नीचे देना नहीं है, लेकिन जब कल्टीवेशन यहाँ बढ़ गया इस कारण क्या हुआ, जमींदार को बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपनी को तो कोई गेन नहीं हुआ, क्योंकि इनका तो सेटलमेंट फिक्स था कि हमको 10 रुपए ही देने हैं। अब हमारा कल्टीवेशन कितना हो रहा है उससे क्या मतलब, मैं 100 कमाऊं चाहे 1000 कमाऊं चाहे 2000 कमाऊं, मुझे देना कितना है, मात्र 10 रुपए, तो मुझे ये सारा प्रॉफिट आएगा। इन द विलेजेस द कल्टीवेटर्स वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ ऑपरेसिव सिस्टम। लेकिन विलेजेस में क्या था, जो कल्टीवेटर्स थे, जो फार्मर्स थे, वो तो बहुत, उन्हें क्या खुशी होगी, उन पे तो जैसे पहले फोर्स किया जा रहा था वो अभी भी वैसे ही फोर्स हो रहा है।
द रेंट टू गिवन टू द जमींदार वाज, अब जमींदार जो रेंट लेते थे वो बहुत ज्यादा बहुत हाई था, एंड देयर होल्ड वाज नॉट परमानेंट। देखो जमींदार क्या थे, जमीन, जमींदार का आप मतलब ही देखो ना, जमींदार मतलब जमीन के मालिक। तो एक तो जमींदार टैक्स लगाते थे जो बहुत हाई था, दूसरी बात लैंड पे हमारे फार्मर्स का परमानेंट कंट्रोल भी नहीं था, होल्डिंग भी तो नहीं था कि वो हमारा ही लैंड है, जमींदार उसको अपने हक में रखते थे। जमींदार एंड द पीजेंट्स हैड टू टेक द लोन, और इसके कारण क्या होता था कि जो हमारे पीजेंट्स थे वो उनको लोन लेना पड़ता था जमींदार से। ये तो स्टोरी आपने देखा ही होगा कि जो भी हमारे सेठ जी, जो हम हिंदी में सेठ जी कहते हैं, इंग्लिश में मनी लेंडर, या जो भी पैसे देते हैं उनके कारण उनसे पीजेंट्स की हमारे फार्मर्स को लोन लेना पड़ता था, और अगर वो उस रेंट को चुकाने में नाकामयाब हो गए तो उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना भी पड़ता था, विच दे हैड टू कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस, मतलब जो उनके आने वाली पीढ़ी को काम देती उससे भी उनको हाथ धोना पड़ जाता था। एवोल्यूशन ऑफ द न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम आया, ये क्या था? इन 1882 द महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। एक महलवारी सिस्टम आया 1882 में, कहाँ कहाँ आया? ये सेंट्रल इंडिया में आया और पंजाब में, ठीक है। Collectors went from the village to village and inspect the land and measure the field. The roughly estimated revenue of the each plot within the village was added up to the calculated revenue and each village mahal had to pay. मतलब एक जो टैक्स था उसका नाम हो गया महल। This calculation was to revise periodically and was not fixed. देखो अब ये मेन प्रॉब्लम खत्म हो गया, ये जो चीज था ये परमानेंटली तो था नहीं, अब कैलकुलेशन को बार बार पीरियोडिकली मतलब समय समय पर हम लोग देखते रहते थे, रिवाइज किया जाता था, और जो लैंड रेवेन्यू था वो ऊपर नीचे होते रहता था। The task of revenue collection and payments to the company was entrusted to the village headman rather than जमींदार। अब देखो ये सारे डिस्कशन जमींदार से नहीं हुआ करता था, ये विलेज हेडमैन जो हम लोग हिंदी में मुखिया कहते हैं उससे हुआ करता था। दिस सिस्टम, इसी सिस्टम को महलवाड़ी सेटलमेंट कहते थे, ठीक है। अब एक नया सिस्टम आया रॉटवारी सिस्टम। अभी हम लोग क्या पढ़े? महलवाड़ी सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉटवारी सिस्टम। रॉटवारी सिस्टम क्या था? देखो कुछ पॉइंट नोट कर लेना। महलवाड़ी सिस्टम कहाँ आया था? ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में आया था, ठीक है। जो 1 मार्क डिफरेंस आ जाए तो देख लेना। महलवाड़ी सिस्टम आया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और ये राउटवारी सिस्टम कहाँ आया था? साउथ वेस्टर्न में, ठीक है। और ये किसने लाया था? ये लाया था थॉमस मुनरो ने एंड कैपिटल अलेक्जेंडर रेड, ठीक है। The settlement was directly made to the riot or peasants who was recognized as the land owner as long as he paid the revenue. Revenue was revised every 20-30 years. मतलब कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया था, लेकिन बस इतना चेंज आया था। देखो दोनों में हम डिफरेंस बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डिस्कशन होता था वो किससे हम लोग करते थे? विलेज हेडमैन से, देखो मुखिया से। रॉट वाले सिस्टम में जो हम लोग डिस्कशन करते थे, सेटलमेंट करते थे, वो डायरेक्टली किससे करते थे? वो डायरेक्टली करते थे हम पीजेंट्स से। और पीजेंट्स कौन थे? जो भी उस लैंड के ओनर थे, जब तक वो उस जो भी उनका जमीन है उनका रेवेन्यू टोटल झुका नहीं दे। और रेवेन्यू भी ऐसा नहीं था, फिक्स कर दिया गया था, ये भी हर 20-30 साल पे ऊपर नीचे रिवाइज करते रह जाता था, कैसा क्रॉप्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, लैंड की कंडीशंस कैसा है, नहीं है। द फ्लॉज इन द सिस्टम सून बिकम ऑब्वियस रेवेन्यू वाज, लेकिन इस कारण क्या हुआ कि रेवेन्यू बहुत जल्दी बहुत बढ़ गया। रेवेन्यू हैड टू इवन पेड इवन क्रॉप्स, रेवेन्यू हैड टू पेन इवन द क्रॉप्स फेल्ड। अब देखो यहाँ थॉमस मुनरो थे ना, ये तो हमारे हिंदुस्तानी तो थे नहीं कि हमारी भावना समझेंगे। इनका कुछ नहीं, इनको कुछ मतलब ही नहीं था कि क्रॉप्स कैसा उग रहा है नहीं उग रहा है, इनको अपने जो भी लैंड रेवेन्यू है उससे मतलब था। तो रेवेन्यू हैड इवन पेड इफ द क्रॉप्स फेल्ड, अगर क्रॉप्स आपके नहीं भी हुए तो भी रेवेन्यू देना पड़ता था। इंस्टीट्यूट ऑफ जमींदार द स्टेट बिकेम द ऑपरेटर। अब पहले तो जमींदार का प्रेशर पड़ता था, अब खुद ये थॉमस मुनरो मतलब जो भी अंग्रेज थे वो प्रेशर बनाने लगे थे। पीजेंट बिगड़, अब फिर क्या हुआ कि अब जो भी पीजेंट थे वो शहर की ओर जाने लगे, मतलब अब फार्मर ने फार्मिंग करना ही छोड़ दिया। अब आया कैश क्रॉप्स की बारी। कैश क्रॉप्स क्या था? 18वीं सेंचुरी के एंड होते होते तक ब्रिटिशर्स ने रियलाइज कर लिया था कि कैश क्रॉप से कितना ज्यादा उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। इस कारण से उन्होंने इंडियंस को इनकरेज कर दिया कि यही कैश क्रॉप होगा। अब कैश क्रॉप कोई ऐसा नहीं कोई क्रॉप है, जैसे हम लोग खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप कहते हैं ना, वैसे ही कैश क्रॉप भी एक टाइप है जिसमें क्या क्या आता है। इसमें इंडिगो आता है, ओपियम आता है, जूट आता है, कॉटन आता है, टी, शुगर केन एक्सेट्रा। इस सबसे ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हो रहा था, तो इन्होंने इनकरेज कर दिया सारे इंडियंस को या फार्मर्स को कि अब इसी को होगा। जबकि इंडिगो बहुत फर्टिलिटी को एकदम खत्म कर देता है। ये कुछ नेट प्रॉब्लम है। इंडिगो वाज पॉपुलर, मैं पढ़ के देता हूँ लाइन बाय लाइन। इंडिगो वाज इन पॉपुलर डिमांड इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन एज द डाई ऑफ 13th सेंचुरी। इंडिगो बहुत पॉपुलर हो गया था इटली में, फ्रांस में और ब्रिटेन में, क्योंकि इसका डाई बन सकता था by the end of 13th century के end होते हैं। However, due to its high price, attempts were made to replace it by another plant called wood। ये नोट कर लो
कि इंडिगो बहुत हाई प्राइस था, बहुत महंगा था, इस कारण इसके बदले में हम लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो वोट यूज करते थे, WOAD, विच वॉज ग्रोन इन इटली, जो इटली में ही उगाया जाता था, या फ्रांस में या ब्रिटेन में, मतलब इसी में, इंडिया में नहीं। द डल एंड पेन कलर ऑफ द वुड वंस अगेन इंक्रीज द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, लेकिन इसका जो कलर था वो बहुत फेड आता था एज कंपेरिजन टू इंडिगो। इस कारण से अब इंडिगो उगाना ब्रिटिशर्स ने एकदम अब मतलब फोर्स करने लगे ब्रिटिशर्स कि अब आप इंडिगो ही उगाओ। तो ये फोटो दिया हुआ है जहाँ पे देखो इंडिगो कैरेबियन स्लेव प्लांटेशन, स्लेव मतलब आपको पता ही है मजदूर, तो इनसे अब इंडिगो उगाया जाता था। इंडिगो में मैं बता देता हूँ एक डिसएडवांटेज क्या है कि एक बार आपने किसी लैंड पे इंडिगो उगा दिया तो इंडिगो मतलब अफीम कहते हैं उसको हिंदी में, तो उसको छोड़ के अब आप दूसरा कुछ तो उगा नहीं सकते हैं, वो बस उसी वही उगेगा ही उगेगा उस पर। In the last decade of 18th century, indigo cultivation in Bengal rapidly expanded and Bengal indigo started dominating the world market. अब देखो 18th century के अब लास्ट डिकेड है, मतलब आखिरी कुछ दशक में क्या होने लगा कि बंगाल में बहुत रैपिडली इंडिगो कल्टीवेशन होने लगा। इस कारण से क्या हुआ कि जो बंगाल था वो पूरा वर्ल्ड के मार्केट को डोमिनेट करने लगा इन इंडिगो प्लांटेशन या कल्टीवेशन। Commercial agents and officials of the company started investing in indigo production, and many of the company officials, in their desire to make quick profits, turned into planters. इस कारण से क्या हुआ कि अब ये बंगाल में पूरा प्लांट खोलने लगा इंडिगो का। अब इंडिगो कल्टीवेट कैसे किया जाता था ये देखो। इंडिगो कल्टीवेशन ऑफ टू टाइप्स, निज एंड रायोटी। The planter in niche cultivation system was produced indigo in lands controlled directly by him through hired labor. इसमें क्या किया जाता था निज कल्टीवेशन में कि जो भी लैंड के ओनर थे वो इंडिगो उगवाते थे डायरेक्टली उन्हीं से कंट्रोल में, मतलब वो उन पे किसी का फोर्स नहीं रहता, तो वो खुद उगाते थे कुछ लेबर्स को हायर करके, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आता था, प्रॉब्लम ये था कि एक तो फर्टिलाइज लैंड चाहिए और सच एरिया वेयर हेवीली पॉपुलेटेड, जो भी फर्टाइल लैंड है आपको तो नहीं जाओ खुले कहीं मिल जाएगा वहाँ, अगर आपका जमीन उपजाऊ है अकेले आप ही का तो आप वहाँ पे नहीं रहिएगा, और भी कोई जमीन उपजाऊ है तो सब लोग वहाँ आएंगे ना, तो वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत हेवीली रहता था। प्लांटर रिक्वायर्ड लार्ज एरियाज टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो ऐसा तो नहीं कि एक दो मतलब थोड़ा मोड़ा धूल में उगा दिए इंडिगो, उसके लिए एक बड़ी जमीन भी चाहिए थी। बड़ी जमीन मतलब क्या होता है, बड़ा मैन पावर भी चाहिए था, जो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि बुलक्स प्लो ये सब तो समझ सकते हैं आप लोग। प्लांटर्स thus till the end of 18th century was reluctant to increase area under niche cultivation, thus 25% or even less of the land producing indigo was covered by niche। अब देखो मतलब टोटल लैंड में से लगभग 25% या उससे भी कम इंडिगो ही उगाया जाता था उतना सिस्टम, द रेस्ट वाज कवर अंडर द अल्टरनेट सिस्टम कॉल्ड रायोटी। अब बचा हुआ जो लैंड था वो रायोटी सिस्टम मतलब अपना कब्जा कर रखे थे। अब रायोटी सिस्टम में कैसे उगाया जाता था ये देख लो, indigo on land of ryots. In ryoty system, the planter forced the ryotee to sign a contract on an agreement called satta. Several times they were forced to village headmen to sign in the contract on the behalf of ryots. All those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest and manufacture indigo. However, the loan forced the ryot to grow indigo on at least 25% of the land area, and the planters gave the seed and seed drill while the cultivators tilled the soil, sowed seeds and harvested the crop. इसमें क्या होता था कि इसमें डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था जो विलेज हेड या मुखिया उनसे, दे फोर्स द विलेज मुखिया को मतलब फोर्स किया जाता था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मतलब पूरे रायोट्स मतलब जो भी आपके गांव में फार्मर्स हैं उनके बेसिस पे उनके बिहाफ पे। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि आपकी जो भी जमीन है, समझ लो मेरे पास अगर 10 कट्ठा जमीन है तो 10 कट्ठा का 25%, अगर मेरे पास 10 एकर्स है तो उसका 25% पे या उस पे सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या उगाना है, इंडिगो ही उगाना है। उसके लिए जो प्लांटर्स थे उन्हें सीड दिया जाता था, ड्रिल दिया जाता था, और जो कल्टीवेटर्स थे मतलब जो वापस जो हार्वेस्ट करने आते थे उन्हें सॉइल, सॉर्ट, सीड्स, हार्वेस्टर ये सब प्रोवाइड किया जाता था। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द क्रॉप द प्लांटर द होल साइकिल बिगन ऑल ओवर अगेन एंड पीजेंट्स वेर इनिशियली अट्रैक्टेड बाय द लोन। इसके कारण अब हमेशा उनको एडवांस पेमेंट कर दिया जाता है, इस कारण से क्या होता था कि वो अट्रैक्ट हो जाते थे पैसा से, एंड सून रियलाइज द हार्ड सिस्टम। और इसी कारण क्या था ना कि धीरे धीरे वो भी समझ गए कि ये सिस्टम बहुत बहुत बुरा सिस्टम है। द प्राइस वेयर रिसीव्ड इंडिगो मिनिमम, मतलब सब कम से कम पैसे उन्हें मिलता था, और ये साइकिल हमेशा लोन्स का चलते रहा। The planter forced the cultivators to grow indigo on the best soils which peasants had previously used to grow rice। मतलब जहाँ वो पिछले साल राइस उगाया करते थे अब उनको बोला था इंडिगो उगाओ, और मैंने आपको बताया ना जहाँ एक बार इंडिगो उगा वहाँ दूसरा कोई क्रॉप आप उगा ही नहीं सकते हैं। द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, अब एक रेबेलियन छिड़ा, देखो उस बारे में हम लोग को पढ़ना है।
अब देखो क्या हुआ, जो रायट्स थे बंगाल में 1859 में इंडिगो रिफ्यूज कर दिया। मतलब अब देखो, अब जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि जाओ अब हम इंडिगो उगाएंगे ही नहीं, ना रेंट देंगे ना इंडिगो उगाएंगे। उन्होंने मना कर दिया ये सब। कब किया? 1859 में। दे अटैक इंडिगो फैक्ट्री फुली आर्म्ड विद स्वॉर्ड स्पीयर्स। अब जो इंडिगो फैक्ट्री था वहां उन्होंने पूरा हथियार समेत उन्होंने अटैक कर दिया। इस कारण से क्या हुआ, एंड वुमेन, अब वुमेन जो थी वो भी मतलब इस लड़ाई में शामिल हो गई। विद पैन्स एंड किचन वेयर्स, एनीवन वर्किंग फॉर द प्लांटर बॉयकॉटेड सोशली एंड गोमथास और प्लांट्स। गोमस्थास एक स्पेशल नेम था जो जो फैक्ट्री में काम करते थे प्लांटर्स एजेंट्स को, उन्हें वेयर खूब मारा गया, उन्हें वेयर बीटन अप व्हेन दे केम टू, मतलब जब वो रेवेन्यू लेने आते तो उन्हें खूब पीटा जाता। रॉबर्ट्स ओपनली डिक्लेयर्ड दैट दे कुड नॉट बी बिलीव्ड बाय प्लांटर्स और लथियाल्स। जो प्लांटर्स थे उन्हें एक स्पेशल नाम दिया था लथियाल्स, एंड द लथी होल्डिंग वाज स्ट्रांगमैन ऑफ द प्लांटर्स। द इंडिगो रायट्स बिलीव दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोग। अब जो इंडिगो रायट्स थे, मतलब जो इंडिगो गाते थे, उनको ये लगता था कि लोकल जमींदार का उन्हें फुल सपोर्ट है और मुखिया का भी। उनके रिवॉल्ट में अगेंस्ट द प्लांटर्स, जो फैक्ट्री चलाते हैं उनके, विलेज हेडमैन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स गैदर इनटू द इंडिगो एंड फाइट पिच बैटल्स एंड लथियाल स्ट्रॉन्ग कॉन्डमेन। Even zamindars went around the urging the riots and resist planter as they were unhappy with the growing। अब जो जमींदार थे वो भी साथ देने लगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि हमारे जो भी उनका, कि एक बार अगर आपने इंडिगो उगा ही दिया तो आपने फिर आप वहाँ कुछ और उगा ही नहीं सकते हैं, तो ये बहुत खराब बात था। द इंडिगो पीजेंट्स और द सपोर्ट, अब जो इंडिगो पीजेंट्स उन्होंने पूरा सपोर्ट का फायदा उठाया और रिबेलियन खड़ा कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। हाँ, इंडिगो पीजेंट सॉट द सपोर्ट। इस कारण क्या हुआ कि अब इंडिगो पीजेंट का पूरा सपोर्ट था उनको, उस कारण से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने पूरा जंग छेड़ दिया। इस कारण क्या हुआ कि वरीड अबाउट द अनदर रिवॉल्ट लाइक 1857, और आपने बहुत फेमस रिवॉल्ट है 1857 का विद्रोह, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर देना, इस पे एक अलग वीडियो बना देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नहीं पढ़ा है तब तो बहुत खराब बात है, इसको पढ़ना चाहिए। हमारा 1947 से भी बड़ा विद्रोह था 1857 का, तो इस रिवॉल्ट से पहले ही से हमारे अंग्रेज घबराए हुए थे। इस कारण क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो वाज नॉट टू बी सोन एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडिगो कमीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिगो कमीशन को अपॉइंट करना पड़ गया। ये देखो, इसको कहते हैं ताकत। देखा, अगर एक रिबेलियन बस हमने इंडियन ने छेड़ दिया, देखो रानी तक को घबराना पड़ गया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो का प्लांटेशन अब नहीं होगा, इंडिगो नहीं उगाया जाएगा। एक स्पेशल कमीशन बैठाई गई, इंडिगो कमीशन। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। इस कमीशन में पाया गया कि जो भी प्लांटर्स थे, जो फैक्ट्री बैठाए थे, वो दोषी हैं और उनको क्रूअल मेथड से इंडिगो कल्टीवेट करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें एक सजा मिली। It reported the indigo production was not profitable। इससे ये पता चल गया कि इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो प्रॉफिटेबल नहीं था। किसके लिए? रायट्स के लिए। हमारे ब्रिटिश के लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल था, लेकिन जो रायट्स थे, जो उसको उगा रहे थे, फार्मर्स थे, उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। The commission told the riots to fulfill their existing contracts and not to take up new contracts। लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था, इसलिए कमीशन ने उन्हें कहा कि आपका जितने भी दिन, महीने, साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है उसको सिर्फ पूरा कर लो और आगे जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स कर गया। द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century jolted इंडिगो बिजनेस। On Gandhi's return from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to come to Champaran and witness the plant of indigo cultivators। This tour of 1917 led to the beginning of Champaran movement against indigo planters। लेकिन ये कहानी कहाँ की थी? ऐसा मत समझना कि अब खत्म हो गया बंगाल, कि अब तो इंडिगो उगाया नहीं जाएगा। ये पूरी कहानी कहाँ की चल रही थी? ये पूरी कहानी चल रही थी बंगाल की। ये बात दिमाग में से मत भूल जाना, ये पूरी कहानी बंगाल की चल रही थी। ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, ये पैराग्राफ में क्या हुआ कि 1917 के लगभग में बंगाल में तो अब तो ये मना हो गया कि अब कभी नहीं उगेगा इंडिगो, लेकिन हमारे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही, बिहार में, यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेट हो रहा था। इसलिए जब गांधी जी, हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, जब साउथ अफ्रीका से लौटे तो एक पीजेंट या फार्मर, मजदूर जो भी कह लो, ये बिहार से मिलने गया उन्हें चंपारण, और मतलब बिहार से उनसे मिलने गया और रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे चंपारण आओ और देखो इंडिगो कल्टीवेटर्स का आप विटनेस बनो, गवाह बनो कि देखो यहाँ पे अभी भी इंडिगो उगाया जा रहा है।
इसी टूर मतलब यही टूर जो हुआ गांधी जी का, यही 1917 में हुआ था, और यही किसके बिगिनिंग था, किसका शुरुआत था, जो चंपारण मूवमेंट हुआ था इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में, उसकी शुरुआत 1917 में ही हुई। चलो चैप्टर तो खत्म हो गया, लेट्स रिकॉल पे देख लेते हैं। लेट्स रिकॉल क्या है। इंडिया अंडर वे मेनी इकोनॉमिक चेंज अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर मतलब जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उसमें इंडिया ने बहुत सारा अलग अलग इकोनॉमिक चेंजेस देखा। द राइट वायर सिस्टम बेनिफिटेड द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। जो राइट वायर सिस्टम था उसने गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स दोनों जो भी कह लो उसको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया, लेकिन कल्टीवेटर्स को कुछ नहीं, जीरो। द मनी लैंडर्स एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट्स। जो मनी लैंडर थे जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सेठ जी, वो तो बहुत पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे मैंने पढ़ाया है, ऊपर जाके देख लो, नहीं पढ़ा नई चीज देखा, एक प्रॉफिट से बता देता हूँ। क्या करते थे कि वो टैक्स तो मतलब अपना लोन तो दे देते थे, अगर लोन चुकाने में आप कामयाब नहीं हुए तो आपकी लैंड से भी आपको हाथ धोना पड़ जाता था, जो आप अपने जो भी आपके कमिंग जनरेशंस उनके लिए बचा के रखा था। द इंडियन पीजेंट नाउ प्रोड्यूस नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द मार्केट। अब इंडियन पीजेंट के कारण क्या हो गया, इतना हाई टैक्स हो गया कि वो खुद के लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ही ग्रो करने लगे। द इंडिगो रिवॉल्ट वाज वन ऑफ द मेजर पीजेंट्स रिवॉल्ट ऑफ द 19th सेंचुरी व्हिच हैपेंड इन द बंगाल। इंडिगो रिवॉल्ट था, ये वन ऑफ द मेजर रिवॉल्ट था, मतलब सबसे बड़ा रिवॉल्ट था, जो बहुत मतलब जो भी बंगाल में बहुत सारा रिवॉल्ट हुआ था उसमें से वन ऑफ द सबसे बड़ा रिवॉल्ट यही था। जो इसमें क्या हुआ था, ये 19th सेंचुरी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, बंगाल में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या नए नए वर्ड्स मिले देख लो यार। विटनेस, रिक्वायर्ड, पीरियोडिकली, एस्टिमेट, ऑपरेशन, प्रीवियसली, रिलेक्टेंट, ये कुछ नए वर्ड थे जो हमने इस चैप्टर में सीखे। इसे अपने डायरी में नोट करो, इसकी मीनिंग लिखो और इसे याद कर लो, वोकेबुलरी आपकी भी स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत मेहनत किया है यार, देख लो इतना सारा जो भी अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पे कुछ नेट का प्रॉब्लम था, नहीं तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया है। हमने तो सिस्टम को ठीक काम कर रहे हैं, देखो ऊपर तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ दिया है, इसलिए इतना तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लो इतना मेहनत कर लिया। थोड़ा सा भी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मेरा जो इंस्पिरेशनल लेवल है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तक पहुंच जाता है। इसलिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट है वो तो अपने बैचमेट्स को एकदम अच्छे से बता दो कि देखो यहाँ पे क्लास चल रहा है रूरल लाइफ और सोसाइटी का, जिसको जिसको आना है आके कर सकता है। अगर आपकी रिक्वेस्ट ऐसी बनी रही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगला बार से लाइव पेमेंट करूँ यूट्यूब पे। बस आप कमेंट करते रहो, जो भी आपको सजेशन देना है। ये देख लो इतना सारा चैप्टर आज क्लियर हो गया है। ये मेरा 3rd चैप्टर था, अगर आपको नहीं पता हो तो। पहला 2 चैप्टर भी मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, मैं उसका जो वीडियो है वो पूरा वीडियो इसी मेरे चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख लो, पहला दूसरा चैप्टर भी। और लॉकडाउन में पढ़ाई चलते रहेगी, टेंशन नहीं लेना है। अचीवमेंट पब्लिक स्कूल आपके लिए फ्री एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। बस आपका भी जो साथ है वो बना रहे।